बच्चों, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट यानी विश्व की प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में के वाले पेपर में अपन स्विट्जरलैंड का विषय अभी देख रहे हैं। स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं और स्विट्जरलैंड की राज्य व्यवस्था के विविध अंग, विविध रूप और इसी प्रकृति की चर्चा कर रहे हैं। मैंने कल आपको व्याख्यान में बताया था संघीय व्यवस्था के बारे में, स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था की प्रकृति, स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, इसका मैंने विशेष रूप से उल्लेख किया था। आज अपन स्विट्जरलैंड के व्यवस्थापिका की चर्चा करेंगे। जो सरकार के 3 अंग होते हैं उसमें सबसे पहले व्यवस्थापिका है। तो स्विट्जरलैंड में जो संघीय व्यवस्थापिका है यानी केंद्रीय व्यवस्थापिका है, उसकी क्या स्थिति है। देखिए, स्विट्जरलैंड में संसद है। 1848 के संविधान के तहत ही एक संघीय व्यवस्थापिका, जिसे संघीय सभा कहा जाता था, उसका गठन किया गया था। और इसके जो 2 सदन थे, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद, वो थे। और जो नया संविधान बना है उसमें अब संघीय व्यवस्थापिका को संघीय संसद कहा जाने लगा। और यह भी द्विसदनात्मक है, नामकरण अलग है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट उच्च सदन है। लेकिन यह भी है कि भाई जो संघीय व्यवस्था है उसके संघीय शक्ति का प्रयोग यानी कानून बनाने की शक्ति अंततः संघीय व्यवस्थापिका में है। लेकिन स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र जो है वो थोड़ा प्रत्यक्ष प्रकृति का है। वहाँ आरंभक है, आरंभक की व्यवस्था है, रेफरेंडम, वहाँ पर लोक निर्णय की व्यवस्था है। और ये जो सारे मैकेनिज्म्स हैं, ये जो सारे यंत्र हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के, इसके कारण से व्यवस्थापिका की स्थिति थोड़ी कमजोर हो जाती है। और ये स्थिति भारत या ब्रिटेन की तरह नहीं है जहाँ संसद अंतिम रूप से शक्तिशाली हो जाता कानून बनाने के लिए। वहाँ चूंकि इस पर इन माध्यमों से जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्णय ले सकती है, तो ये थोड़ी शक्ति जनता के अंतिम निर्णय के अधीन है। और इसलिए ये उतना संप्रभु शक्ति संपन्न नहीं है जितना ब्रिटेन की संसद है या भारत की संसद। लेकिन फिर भी स्विट्जरलैंड की संघीय जो व्यवस्थापिका है उसे अंतिम रूप से कानून बनाने का अधिकार, उसे कानून बनाने का अधिकार है। ये एक और चीज ये है कि अपन दोनों सदनों को देखें सबसे पहले तो स्थिति स्पष्ट होगी। स्विट्जरलैंड के जो संघीय संसद है उसका जो निम्न सदन है, जो कि लोकप्रिय सदन भी है, वो प्रतिनिधि सभा कहलाता है ना। और इसमें सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 200 है। और जो प्रत्येक कैंटन है यानी राज्य है उसका एक निर्वाचकीय जिला होता है। और प्रत्येक कैंटन के द्वारा अपने जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा में भेजने का अधिकार होता है। और हर कैंटन से कम एक प्रतिनिधि सभा में अवश्य होगा, ऐसी व्यवस्था है। जो कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है, इसलिए जो छोटे कैंटन्स हैं जैसे बर्न है, ज्यूरिख है, उसमें जो प्रतिनिधियों की संख्या है, जो जो बड़े कैंटन्स हैं, वो जैसे बर्न, ज्यूरिख, उसके बड़ी संख्या में सदस्य जाते हैं, जैसे 32 और 31। लेकिन जो छोटे कैंटन है बहुत, उनमें कई बार एक ही जो है वो सदस्य चुना जाता है संघीय संसद के लिए। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। अब चुनाव की व्यवस्था ये है कि वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक मताधिकार कर सकते हैं। और प्रत्येक स्विस नागरिक जिसे मताधिकार प्राप्त है, प्रतिनिधि सभा, संघीय सरकार और संघीय सर्वोच्च न्यायालय की सदस्यता प्राप्त करता है। और इसलिए जो है वो यह भी व्यवस्था है कि एक समय पर प्रतिनिधि सभा, सीनेट, संघीय सरकार या संघीय सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से किसी एक ही संस्था की सदस्यता जो है वो नागरिक प्राप्त कर सकता है। जो पादरी होते हैं और संघीय सरकार के कर्मचारी हैं, वह चुनाव नहीं लड़ सकते। कुल मिलाकर वो पादरियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। और ये चुनाव जो है प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के आधार पर ही होता है। अब अपन दूसरे उच्च सदन की बात करें, सीनेट की,
तो सीनेट की कुल संख्या 46 है। और स्विस जो संघीय व्यवस्था है, जो फेडरेशन है, उसमें अर्ध कैंटन भी है, यानी छोटे कैंटन, और उनमें से प्रत्येक को सीनेट के लिए एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। अन्यथा सभी बाकी और कैंटन को दो प्रतिनिधि उच्च सदन में, जो कि राज्यों का सदन है, उसमें भेजने का अधिकार होता है। और सीनेट के सदस्यों का जो है चुनाव कैसे हो, इसके बारे में नियम कायदों का पूरा अंतिम निर्णय संबंधित कैंटन या संबंधित राज्य के द्वारा ही लिया जाता है। कई राज्यों में तो ये कैंटनों में प्रत्यक्ष निर्वाचित होते थे पहले 1848 के संविधान के तहत, और कई में प्रत्यक्ष, है ना। लेकिन वर्तमान संविधान के अंतर्गत भी कुल मिला के व्यवस्था बहुत बदली नहीं है, और कहीं प्रत्यक्ष है, कहीं अप्रत्यक्ष है ना। ये है। अब संघीय संसद के जो दोनों सदन हैं, वो अपने अपने सदन के लिए एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो चुनते हैं। और वो उनका चुनाव जो है अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष वो 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और स्विट्जरलैंड में ये परंपरा चली आ रही है कि 1 वर्ष जिस कैंटन का सदस्य अध्यक्ष रह चुका हो, दूसरे वो वर्ष उस कैंटन का अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा, ताकि बारी बारी से सभी कैंटनों को, सभी राज्यों को वो अध्यक्ष बनने का रोटेशन के आधार पर अवसर प्राप्त हो। और अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है, और उसे टाई के, यानी कि मत विभाजन में एक समान मत होने पर निर्णायक मत का भी अधिकार होता है। सदन के जो अधिवेशन हैं इस संघीय संसद के, वो नियमित रूप से होते हैं। और संबंधित सदन की ये सदस्य संघीय सरकार आग्रह कर सकती है कि वो विशेष अधिवेशन भी बुलाए, तो फिर विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त बैठक भी होती है दोनों सदनों की, संविधान के अनुच्छेद 157 के तहत, जब दोनों सदनों में कोई मतभेद हो, और उसकी अध्यक्षता प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष, जैसे अपने यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं संयुक्त सदन की बैठक, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, तो ऐसे ही वहां पर प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। संघीय सरकार के जो वित्त के मामले हो, या क्षमादान हो, या फिर संघीय व्यवस्थाओं के क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद हो, ऐसे विशेष अवसरों पर ये ज्वाइंट मीटिंग होती है, और अन्यथा इनके अलग अलग सदनों की बैठक व्यवस्था होती है। वैसे भारत में है, ऐसे ही स्विट्जरलैंड में जो ये संसदीय व्यवस्था है, संघीय संसद है, वो समितियों के माध्यम से कार्य करती है। और क्योंकि समिति कुल मिलाकर व्यवस्था जो कार्य है संसद का, उसको डिसेंट्रलाइज कर देती है, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। और इसलिए अनुच्छेद 153 में संसदीय आयोग, 54 में संसदीय वर्ग, और अनुच्छेद 55 में 155 में संसदीय सेवाओं की व्यवस्था की गई है। तो बहुत विभिन्न प्रकार की संसदीय आयोग, संसदीय वर्ग, संसदीय सेवाओं की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से संसद अपने कार्य को निष्पादित करती है। और इसमें संसद के कार्य के लिए, संघीय संसद के कार्य के लिए जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमन्स, इन चारों ही भाषाओं का माध्यम अपनाया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुभाषी राज्य है, बहुभाषी देश है स्विट्जरलैंड, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था। तो एक प्रकार से एक बहुसंस्कृति वाद की स्थिति है, जहाँ पर बहुत अद्भुत एक संगम मिलता है इन सभी भाषाओं का भी और संस्कृतियों का भी। अब इन संघीय संसद के कार्य और शक्तियों के ऊपर आएंगे। कुल मिलाकर कार्य और शक्तियों में दोनों को ही एक समान से है। कुछ यदि अपवादों को छोड़ दें तो सीनेट और प्रतिनिधि सभा को विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय आदि क्षेत्रों में समान शक्तियां हैं। जो वर्तमान 1999 का संविधान है, उसके 173 की धारा 2 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों उन सभी कार्यों को संपन्न करेंगे जो कि वर्तमान संविधान द्वारा संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए हैं, और जो अन्य किसी अधिकारी को नहीं सौंपे गए हैं, है ना। संविधान के अनुच्छेद 160 से 173 तक संघीय संसद के अधिकारों का बहुत ही विस्तार से ब्यौरा दिया गया है। और इनकी व्याख्या, इनका जो पूरा ये है, वो मैं
अगले व्याख्यान में करूंगा। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि शक्तियों के ऊपर, संघीय संसद की शक्तियों के ऊपर प्रश्न स्विट्जरलैंड के संघीय संसद के कार्य और शक्तियां, ऐसा प्रश्न बड़े प्रश्न के रूप में भी आ सकता है। तो इस पर थोड़ा ध्यान, अगले व्याख्यान में इसको और ज्यादा स्पष्ट करूंगा।